नमस्कार, मेरा नाम है नील। आज के एडिटोरियल एनालिसिस में हम चर्चा करेंगे अ फाउंडेशनल डेफिसिट। ये एडिटोरियल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, लिखा है वीना एस राव साहिबा ने। एक वरिष्ठ आईएएस अफसर रही हैं, रिटायर्ड हैं इस समय। ये लिखा गया है एनएफएचएस का 5वां संस्करण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के 5वें संस्करण में क्या चिंता की बात है उसके ऊपर ये संपादकीय है। पहले ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं। तो चिंता की बात बताने से पहले, क्योंकि ये एक प्रशासक हैं, तो इनके सोचने का तरीका आप देखिए। वो बताती हैं कि हमने क्या क्या पाया है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि जो हालिया सर्वे है, जो उसका 5वां संस्करण है, इसमें अपडेट्स बताए गए हैं कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 4था संस्करण था, उसके ऊपर क्या क्या सुधार आ चुके हैं। तो पहले ये सुधारों के बारे में बात करती हैं और उसके बाद आती हैं कि फिर चिंता के विषय क्या हैं, और फिर वो चिंताओं के विषय को भी बहुत सशक्त तरीके से रखती हैं और उसके बाद ये बताने की कोशिश करती हैं कि ये विषय अब तक सॉल्व क्यों नहीं हो पाए हैं और किस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये है ब्रॉड आउटलुक। अब हम बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। तो शुरुआत में राव साहिबा क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि देखिए, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे का 5वां संस्करण आया है, ये एक मिक्स बैग है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम खुश हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें चिंता दिखाने की ज़रूरत है, चिंता व्यक्त करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और वो क्या बता रही हैं, हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। हम गिन के आपको पॉइंट्स बोलेंगे, आप उसको नोट कर सकते हैं, जो अचीवमेंट्स रहे हैं भारत के अलग अलग स्वास्थ्य के क्षेत्रों में। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे का ये 5वां संस्करण था। पहला संस्करण 1992-93 में किया गया था। और जो नोडल एजेंसी होती है, यानी जिस संस्था की मदद से, बहुत सारी संस्थाओं की वैसे तो मदद ली जाती है, लेकिन जो केंद्रीय संस्था जिसकी मदद ली जाती है वो है IIPS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज। ये कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में लोकेटेड ये इंस्टीट्यूट है। तो भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री इस संस्था की मदद लेती है और ये संस्था फिर बहुत सारी दूसरी संस्थाओं की मदद लेती है। ये कुछ जानकारियां हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। खैर, ये 5वां संस्करण था। अब देखते हैं क्या क्या अचीवमेंट्स बताए गए। पहला सुधार ये हुआ है कि हमारे जो डेमोग्राफिक ट्रेंड है, डेमोग्राफिक ट्रेंड यानी जनसांख्यिकी में जो बदलाव आ रहे हैं, उनमें सुधार हो रहा है। सबसे पहला सुधार कौन सा है? सेक्स रेशियो में जो सुधार हुआ है, सेक्स रेशियो में सुधार अडल्ट पॉपुलेशन में। कहीं कोई ये ना समझ ले कि ये सुधार हर पॉपुलेशन में हुआ है, यानी शिशु स्तर पर भी हुआ है। नहीं, सबसे बड़ा सुधार एक तो ये हुआ है कि अडल्ट पॉपुलेशन के स्तर पर पहली बार सेक्स रेशियो अधिक है, यानी प्रति 1000 पुरुष अधिक महिलाएं पाई गई हैं। उसके विषय में लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। उसके कई सारे एक्सप्लेनेशन हैं कि पहली बात तो ये अडल्ट लेवल पर है। अभी हम आगे जब शिशु स्तर पर, बर्थ लेवल पर जब हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे, तो हम पाएंगे कि वो अभी भी कम है 1000 से। प्रति 1000 929 लड़कियां पैदा हो रही हैं प्रति 1000 लड़कों की जगह पे, लड़कों के साथ साथ। तो यानी कि वो गैप अभी भी है, लेकिन अडल्ट लेवल पे हमने पाया है कि कुछ सुधार दिख रहा है। इस सुधार में आप पूछ सकते हैं कि ज़्यादा कैसे महिलाएं हो गई, जबकि शिशु स्तर पर या बाल स्तर पर तो अभी भी सेक्स रेशियो कमी है। तो उसके पीछे कुछ कारण एक तो डेटा का भी है। जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया था कि रेशियो जो है वो 1:1 है, यानी प्रति 1000 पुरुष प्रति 1000 महिलाएं हैं, तब भी जो बर्थ लेवल पे था सेक्स रेशियो, वो बहुत कम, उसमें बहुत समस्याएं थी। तो हमेशा ये पाया जाता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रेशियो केवल एक इशारा देता है कि सुधार हो रहा है कि नहीं। तो अब तो बताया गया है कि सेक्स रेशियो 1 से ऊपर पहुंच गया है, यानी कि सुधार हो रहा है। इससे हमें यही मान के चलना है कि सुधार हो रहा है अडल्ट वयस्क लोगों के सेक्स रेशियो में भारत में। दूसरा सुधार क्या हुआ है कि जब से ये शुरू हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें पहली बार ये पाया गया कि अडल्ट पॉपुलेशन में महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम हैं। तो एक सुधार ये। दूसरा सुधार क्या हुआ है? 15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है या सेक्स रेशियो एट
बर्थ है उसमें भी सुधार देखने को मिला है। वो 919 से बढ़कर 929 हो गया है। तो इस सुधार को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। 2 सुधार हमने देख लिए। अब हम तीसरे सुधार पर आते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर। प्रजनन दर भी घटकर 2.2 से गिरकर कितनी हो गई है, अब 2 पर आ गई है। यानी कि हर एक दंपत्ति, पुरुष और महिला, हर एक दंपत्ति मिलकर 2 और लोगों को जन्म दे रहे हैं। ये एक बड़ा सुधार है। जो आज़ादी के आसपास ये फर्टिलिटी रेट 6 हुआ करता था, तो इसमें भी एक सुधार आया है। इसको रिप्लेसमेंट लेवल से भी थोड़ा नीचे ही माना जाएगा। रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1। अब आप पूछेंगे रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, तो यानी वो प्रजनन दर जिस पर कि हर दंपति अपने पीछे उतने ही लोग छोड़ जाता है जो उसको रिप्लेस करने के लिए चाहिए, यानी कि जिस पर जनसंख्या स्थिर हो जाती है। तो अगर हम 2.1 माना जाता है रिप्लेसमेंट रेट, 0.1 एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि सभी लोग अपना पूरा वयस्क जीवन नहीं भी जीते हैं। बचपन में मृत्यु हो जाती है, दुर्भाग्यवश बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन 2 का मतलब है कि भारत अपनी जनसंख्या के पीक पर अब लगभग पहुंचने ही वाला है, पहुंच चुका है, और उसके बाद जनसंख्या स्थिर होगी। तो ये बात हो गया, ये बात हो गई टोटल फर्टिलिटी रेट की। तीसरा सुधार हमने ये जान लिया। अब इसमें इस संपादकीय कहता है कि देखिए इस सुधार में, और ये बस साइड में बोल के गुजर जा रहा है, हम बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे, कि इस सुधार में ये बात है कि राज्यों के बीच बड़ा अंतर है। हम ये जानते भी हैं कि जो दक्षिण के राज्य हैं जैसे केरल, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट में बहुत तेज़ी से गिरावट हुई है, जबकि उत्तर के कुछ राज्य जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर ये गिरावट अभी भी इतनी अधिक नहीं हुई है। सुधार सब में हुआ है, लेकिन फिर भी एक विसंगति है दक्षिण और उत्तर के राज्यों के बीच। तो इस विसंगति के अपने सामाजिक पक्ष हैं, अपने राजनीतिक पक्ष हैं। इन पर चर्चा हमने एक दूसरे एडिटोरियल में पहले ही की थी, तो आज हम इस पर विस्तार में नहीं जाएंगे। बट ये संपादकीय इसकी ओर बस इशारा करके बढ़ जा रहा है। बहरहाल हमारा फोकस भी अभी अचीवमेंट्स पे है। हम 3 अचीवमेंट्स का जिक्र कर चुके, अडल्ट सेक्स रेशियो, उसके बाद सेक्स रेशियो एट बर्थ, और उसके बाद प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेट। इसके बाद चौथा सुधार हमें किस में दिखता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग वो दिखता है लिटरेसी लेवल्स पर, साक्षरता दर के अनुसार। साक्षरता दर में हमने पाया है कि जो मेन एंड वुमेन, महिला और पुरुष दोनों में ही, वो महिला पुरुष जो 10 साल से अधिक की शिक्षा अर्जित कर चुके हैं, उनकी परसेंटेज में इजाफा हुआ है। तो साक्षरता में भी हमने सुधार देखा। क्या सुधार देखा कि 10 ईयर प्लस स्कूलिंग वाले महिला और पुरुष की प्रतिशत में इजाफा हुआ है। कितने पुरुष और महिला हो गए हैं, तो लगभग 50% पुरुष और 40% महिलाओं के पास, 41% महिलाओं के पास अब 10 वर्ष से ज़्यादा की शिक्षा है। तो ये एक सुधार भी है, लेकिन साथ में हमें ये भी बताता है कि अभी भी हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, आधे से थोड़ा अधिक हिस्सा, शिक्षा जैसी मूलभूत ज़रूरत से वंचित है। इतनी शिक्षा जो उसको गरीबी से के चक्र से निकलने के लिए जो औजार हैं, जो तरीके हैं, वो तरीके मुहैया कराने में मदद करे। तो ये हमारी सफलता भी है, लेकिन ये सफलता ये भी बताती है कि अभी एक बड़ा रास्ता तय करना बाकी रहता है। उसके बाद 5वां सुधार हमें देखने को मिलता है हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। क्या सुधार देखने को मिलते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कि सबसे पहले तो जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हैं, संस्थागत डिलीवरीज हैं, उनमें सुधार हुआ है। एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल यानी पूर्व प्रसव जो देखभाल की जाती है, उसमें सुधार हुआ है। बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं, टीकाकरण में सुधार हुआ है। तो ये तीनों सुधार हुए हैं। कैसे दिखते हैं हमें, हमने देखा है कि नियोनेटल, इन्फेंट और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट तीनों में गिरावट आई है। क्या होते हैं तीनों का अर्थ, नियोनेटल यानी अभी 1 महीने का शिशु, 1 महीने से कम, तो इनकी मृत्यु दर को कहते हैं हम नियोनेटल मृत्यु दर। इन्फेंट मृत्यु दर क्या होती है कि 1 साल से कम का शिशु, उसको हम इन्फेंट कहते हैं, और चाइल्ड यानी 5 साल से कम का।
अंडर 5। तो इन तीनों में ही, शिशु और बाल दोनों में ही, और नियोनेटल, इन तीनों में ही हमें गिरावट देखने को मिली है इनकी मृत्यु दर में। कितनी कितनी गिरावट देखने को मिली है, ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सुधार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीनों में ही गिरावट देखने को मिली है। 5 बिंदु हमने सुधार के जान लिए। ये 5 बिंदु आप अपने पास नोट बना सकते हैं कि सुधार हुए। अब हम आते हैं चिंता के विषय पर। चिंता के विषय के भी अलग अलग बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या है, और देखिए सारे ही बिंदु पोषण से जुड़े हैं। तो अब हम आते हैं पहले बिंदु पे। पहला बिंदु क्या है कि जो एनीमिया की समस्या है वो लगातार बढ़ी है और हर आयु वर्ग में बढ़ी है। जो 6 से कम के बच्चे हैं उनमें भी बढ़ी है, जो एडोलेसेंट हैं उनमें भी बढ़ी है, प्रेग्नेंट महिलाओं में भी बढ़ी है, और 15 से 49 की उम्र की औरतों में भी बढ़ी है। यानी देश की लगभग 50% आबादी एनीमिया से जूझ रही है। एनीमिया यानी क्या? खून में आयरन की कमी, जिससे हीमोग्लोबिन की कमी होती है, कमज़ोरी आती है, कई दूसरे तरह के विकार पैदा होते हैं, उसे हम कहते हैं एनीमिया। सबसे ज़्यादा इससे कौन जूझते हैं? तो सबसे ज़्यादा इससे बच्चे जूझते हैं और लड़कियां एवं महिलाएं जूझती हैं। क्यों जूझती हैं बच्चे और महिलाएं? 2 कारणों से। एक कारण है गरीबी और दूसरा कारण है कि लड़के और लड़की में भेद किया जाता है। तो गरीबी को सुलझाने के अलग तरीके हैं, लड़के लड़की को भेद को सुलझाने के अलग तरीके हैं। आपने एक ऐड भी देखा होगा, एक हेल्थ ड्रिंक का ऐड आता है जिसमें वो कहते हैं कि माँ ने आज भी पालक पनीर नहीं खाया, हमें खिला दिया, यानी पापा को खिला दिया, बच्चों को खिला दिया। तो कहते हैं कि मम्मी को हॉर्लिक्स पिलाइए। मतलब वैसे ही जैसे फ्रांस में रानी ने कहा था कि लोगों के पास रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खा लेते। खैर, हम उस ओर नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि समस्या क्या है। एक समस्या है कि एनीमिया की समस्या अभी भी जारी है, जिसके चलते कई तरह की दूसरी समस्या आती है। ग्रोथ में समस्या आती है, जो लोग अपना फ्यूचर पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकते, इसमें समस्या आती है। और देखिए एक और समस्या इससे जुड़ जाती है, जो हम बात कर रहे थे कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर है, और इसके अलावा जो मदर या मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उसमें भी इजाफा होता है। अगर खून की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है तो इन सब में भी इजाफा होता है। तो इस प्रकार ये समस्या विकराल होती है। तो संपादकीय पूछता है कि हमने जो एनीमिया मुक्त भारत, इस स्कीम का नाम आप याद रख सकते हैं, ये बताने के लिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। एनीमिया मुक्त भारत 2018 में शुरू किया था। कहीं ना कहीं इसकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह है, जो NFHS के आंकड़े हैं। इसके तहत एक आयरन फॉलिक एसिड IFA टैबलेट भी दी जाती है। इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। IFA कहते हैं आम भाषा में, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है ताकि एनीमिया की समस्या ना हो वल्नरेबल पॉपुलेशन में। ठीक है, एनीमिया की समस्या को हमने जान लिया। आगे देखते हैं। आगे समस्या क्या है कि जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स हैं, जो पोषण से जुड़े संकेतक हैं, उनमें सुधार की गति कम है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें हम खराब हुए हैं, लेकिन सुधार की गति बहुत धीमी है। तो धीमी क्यों है ये गति? जो गति ऐसे होनी चाहिए थी, वो सुधार की गति बहुत कम है। किन किन चीज़ों में? सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों का जिक्र होता है जब पोषण की बात होती है: स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट। ये तीनों शब्द हमने क्यों लिखे हैं? क्योंकि इनकी परिभाषा भी हमको मालूम होनी चाहिए। तो स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग यानी एक प्रकार का, इसको कई बार लोग नाटापन भी कहते हैं, बेहतर शब्द नहीं है। स्टंटिंग ही टेक्निकली भी इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। हाइट का कम रह जाना उम्र के अनुसार। तो ये हाइट का उम्र के अनुसार कम रह जाना है। ठीक है। वेस्टिंग यानी क्या? यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग वजन का कम रह जाना। इसको सबसे गंभीर, सबसे आसानी से दिखने वाला और सबसे तुरंत दिख जाने वाला कुपोषण माना जाता है। तो वेस्टिंग के बारे में हमें ये भी मालूम होना चाहिए। वेस्टिंग में क्या होता है? हाइट के मुकाबले वजन बहुत कम रह जाता है। और एक अंडरवेट का तो अर्थ ही साफ है कि एज के अनुसार वजन जो है वो कम है, अंडरवेट। तो ये तीनों जो पोषण के संकेतक हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें सुधार जो है वो बहुत धीमा हो रहा है। यानी 38% से हम 35% तक पहुंच गए हैं।
19% पे पहुँचे हैं 21% से। तो सुधार बहुत धीमा है, मॉडरेट है। इन सुधारों की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमने 2 बड़ी कमियां जान ली। इन 2 बड़ी कमियों को जानने के बाद वो कहती हैं कि देखिए, ये गति हमें धीमी इसलिए भी दिख रही है क्योंकि अगर इस बात का डेटा निकाला जाए, आंकड़े निकाले जाए कि 2 साल से कम के कितने बच्चे हैं जिन्हें उनका भरपूर भोजन मिल पाता है, तो वो प्रतिशत महज 11.3% आता है। केवल इतने ही बच्चों को 2 साल से कम उम्र में भरपूर पोषण मिल पाता है। समस्याएं कई सारी हैं, केवल गरीबी एक समस्या नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, लेकिन उसके बाद दूसरी समस्याएं आती हैं अवेयरनेस की कमी, सही प्रकार के देखभाल की कमी। तो तमाम कमियां हैं। तो इस बात को ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये फिर से बताता है प्रशासक की नज़र क्या कहती है कि हम एक फाउंडेशनल लेवल पर, हम एक मूलभूत लेवल पर चूक कर जाते हैं। क्योंकि अगर हम 2 साल से कम के बच्चों पर, शिशुओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हमने जो तमाम बातें की, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, वो सब समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं 5 साल से कम के बच्चों में। तो फिर सुधार कैसे हो? सुधार का तरीका है कि एक पीरियोडिक रिव्यू हो, यानी आवधिक समीक्षा हो हर कार्यक्रम की जो पोषण के संबंध में लॉन्च किए जा रहे हैं। वो कहती हैं उसी प्रकार से जैसे हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए तमाम कार्यक्रम लॉन्च किए गए और उनमें सुधार होता रहा, बदलाव होते रहे। जैसे वो कहती हैं कि हमारे समय में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1997 में, और हाल के नेशनल हेल्थ मिशन आने तक, नेशनल हेल्थ मिशन जो कि 2013 में आया था, हम जानते हैं उसके 2 अंग हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है और एक नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है। तो खैर हम इस प्रोग्राम के डिटेल में तो नहीं जा रहे, बट हम जानते हैं कि 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन आया था। इसका टारगेट क्या था? RMNCH+A। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। क्यों? रिप्रोडक्ट, ये सरकारी भाषा है, ये हम शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं। सरकारी भाषा में कहा गया था कि ये इसका एम है, हमें रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल यानी प्रसव के तुरंत बाद जो बच्चे की देखभाल है, चाइल्ड हेल्थ और एडोलेसेंट हेल्थ, इन सब हेल्थ का ध्यान रखना है। खैर ये सब बातें अब आपको याद नहीं भी रहती हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, स्कीम पुरानी हो गई। लेकिन संपादकीय क्या कह रहा है कि हमने देखा कि हेल्थ में 1997 से लेकर 2013 तक तमाम रिव्यूज़ के बाद हमने पाया कि एम्बुलेंस सर्विस की कमी, संस्थागत लेवल पर डिलीवरी की कमी, एडोलेसेंट पर ध्यान देने के लिए योजनाओं की कमी, तमाम तरह की कमियां थी। तो हम वहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए। RMNCH+A वाला प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया, नेशनल हेल्थ मिशन। तो इसी प्रकार से जो देश भर में पोषण और ख़ास तौर पे बच्चों और महिलाओं के पोषण पर काम करने वाला प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम है? ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी समेकित बाल विकास सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, गलती से मैंने स्कीम बोल दिया था, सर्विसेज। तो ये प्रोग्राम है, ये लॉन्च तो 1975 से ही किया गया है। तो इसमें भी उसी प्रकार से आवधिक समीक्षा की आवश्यकता है ताकि सुधारों को तेजी से किया जा सके और स्पष्ट सुधारों को किया जा सके। एडहॉक सुधार या एडहॉक नई स्कीम जोड़ देना, जैसे हमने देखा एनीमिया के लिए जो मिशन है, उससे वो सुधार नहीं आ पाया है जो हम एनीमिया के आंकड़ों में चाह रहे थे। तो हमें केवल ये नहीं करना है कि एडहॉक लेवल पे या टेम्पररी लेवल पे कुछ नई स्कीमें जोड़ देनी है, हमें सुधार करना है योजनाओं में जो कि मूलभूत समस्याओं को भी ध्यान में उन पर ध्यान दे पाए और फिर स्ट्रक्चरल लेवल पर, संस्थागत लेवल पर बदलाव लाए। उदाहरण के तौर पर जैसे हेल्थ के सेक्टर में सरकारी इंटरवेंशन में बदलाव आए हैं। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे, हम सारे संपादकीयों को डिस्कस करते हैं। अगले महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ मिलते हैं। नमस्कार।